बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के स्पेशल प्रोग्राम जीत के जुनून के साथ मैं हूं यासिर रशीद और आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब ने और लिविंग लेजेंड साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, और जो डर गया वो मर गया। यही डर जो है वो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम को ले डूबा है और वो अमेरिका जिसे उभरती हुई टीम से मात मिली है। रात डैलस में पूरी कौम ने बेबसी से पाकिस्तान को हारते हुए देखा है और अवाम जो है वो गम और गुस्से में तिलमिलाती हुई सो गई। इस बड़ी शिकस्त पर किसको कसूरवार ठहराया जाए? क्या इसकी जिम्मेदार सिलेक्शन कमेटी है जिसने औसत दर्जे से भी कम कारकर्दगी वाले खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी टीम बनाई? मिडिल ऑर्डर तो कमजोर था ही, अब तो टॉप ऑर्डर पर भी सवाल उठने लगे हैं। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी से कौम जवाब मांगती है कि आपके चुनाव से हमें जिस अजियत से गुजरना पड़ा उसकी जिम्मेदारी लेते हुए आप क्या करेंगे? हम दुनिया की वाहिद टीम होंगे जिसकी सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है और ना ही हमारा कोई नायब कप्तान है। सिलेक्शन कमेटी में एक शख्स ऐसे भी हैं जो हमारी टीम के सीनियर मैनेजर भी हैं, लेकिन सिर्फ दीवार तक देख सकते हैं, उससे आगे शायद इस्तेदाद दिखाई नहीं देती। इस शिकस्त की वजह कप्तान की नालायकियां कहेंगे जिसकी अना और जिद ने हमें यहां तक पहुंचाया है, या सारी कौम अगर चीखती रह गई है और टीम पर बोझ आजम खान को कहा जा रहा है, क्या उनका खेलना लाजिम है? इसके ऊपर बात की जाएगी। वो मुसलसल 2 मैचेस में बगैर कोई रन बनाए आउट हुए हैं, उनकी जगह साइम अयूब को खिलाया जा सकता था। कम से कम 30-32 रन तो बना लेते। कप्तान बाबर आजम से कौम पूछना चाहती है कि आखिरी ओवर मोहम्मद आमिर की बजाय हारिस रऊफ को देने की क्या दलील है? सभी जानते हैं कि हारिस रऊफ दबाव में पैनिक हो जाते हैं। डेथ ओवर के माने हुए बॉलर्स ने आखिरी ओवर में 2 फुल टॉस पर छक्का और चौका खाया है। इसके अलावा वो कौन लोग हैं जिन्होंने सुपर ओवर्स में स्ट्राइक एंड पर फखर जमान की बजाय इफ्तिखार अहमद को भेजा और फखर को एक भी गेंद खेलने का मौका ना मिला? हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि लेफ्ट आर्म बॉलर्स के सामने लेफ्ट आर्म बैटर ही अगर होगा तो ज्यादा नतीजा ठीक निकलेगा, लेकिन इस नुक्ते को सिरे से नजरअंदाज किया गया और फिर शिकस्त की सूरत में उसकी कीमत अदा करना पड़ी। मोहम्मद रिजवान की विकेट कीपिंग भी काबिले तहसीन नहीं थी, खासतौर पर सुपर ओवर में तो वो अनफिट दिखाई दे रहे थे। तो ये वो सवालात हैं जिसके ऊपर बातचीत की जाएगी। भारतीय क्रिकेटर जोगेंद्र शर्मा ने कई बरस पहले ये कहा था कि पाकिस्तानी टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में से है, लेकिन उनसे प्रेशर संभाला नहीं जाता। क्या ये प्रेशर था जिसकी वजह से हमें नताए जैसे भुगतना पड़े हैं? अब्दुल रऊफ साहब, आप क्या समझते हैं कि कल के मैच में क्या सूरत हाल ऐसी थी कि हम सुपर ओवर तक चले जाते? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम यूएसए से हमें इस तरह शिकस्त हो जाएगी और फिर एक दिन में हम यूएसए से 2 दफ़ा आ रहे हैं। पहले हमने स्कोर बराबर करवाया, उसके बाद सुपर ओवर में हमने फिर दोबारा चेज़ करवा दिया और मेरा ख्याल है कि सारा जो क्रेडिट जाता है वो यूएसए की टीम को जाता है। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव क्रिकेट खेली है और लग ये रहा था कि ये ऐसी एक टीम है कि जो कि पिछले 50-60 साल से एक बड़ी स्टैब्लिश टीम है और हम न्यू कमर, हम पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेलने गए हैं। तो हमारी जो मैनेजमेंट है क्रिकेट बोर्ड की और जो इंतजामिया है, उन्होंने हमें इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारे आगे भी कुछ नहीं है और पीछे भी कुछ नहीं है। ना हमारे से कुछ प्लानिंग हो रही है, ना हमारे अंदर से ग्राउंड में एग्जीक्यूशन हो रही है, ना हमसे कैप्टन बनाया जा रहा है सही तरह, ना हमसे बॉलर्स पिक हो रहे हैं, ना हमसे खिलाड़ियों की फिटनेस का ख्याल रखा जा रहा है, ना हमसे कुछ सिलेक्शन दुरुस्त हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि एक ओवरऑल फॉल्ट था और एक डिज़ास्टर था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जिसके रिजल्ट हमें भुगतने पड़े। ये जो सवाल उठाए गए हैं, कहा जा रहा है कि अगर आखिरी ओवर मोहम्मद आमिर करते और सेकंड लास्ट ओवर अगर हारिस रऊफ करते तो आपको कुछ नतीजा मुख्तलिफ नज़र आता? देखिए, अगर पहले आपकी आप बात करें तो आप जिससे भी ओवर करवाते, क्योंकि जब उनके जो कैप्टन हैं पटेल वो खेल रहे थे तो उस वक्त लग रहा था कि ये 2 ओवर पहले यूएसए की टीम है वो मैच को फिनिश कर देगी, मगर क्योंकि उनकी 2 विकेटें जल्दी गिर गई और उसकी वजह से थोड़ा सा उन पर पैनिक क्रिएट हुआ, इस वजह से वो लास्ट ओवर तक चले गए। अदरवाइज़ उनको 2 ओवर पहले ये मैच ख़त्म करना चाहिए था। मगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, जिसको हैवीली पेड किया जाता है, आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अरबों रुपए की फंडिंग करता है और आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो कोचिंग स्टाफ या मैनेजमेंट को मुंतखब करता है। उनका यही काम होता है कि आपने अच्छे तरीके से प्लान बनाना है और प्लान बना के कैप्टन को देना है कि एग्जीक्यूट किस तरीके से इसको करवाना है। अब जब आपने मोहम्मद आमिर, जिसकी एज 32 से अबव जा चुकी है और वो इतना ज़्यादा फिट भी नहीं है, मेरे जैसे काफ़ी लोगों ने उसकी जो सिलेक्शन थी उस पर भी बात की है कि अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर रिटायर हो चुके हैं, उनको वापस नहीं लाया जाए, क्योंकि ये T20 या शॉर्ट फार्मेट है, ये स्पेसिफिकली है यंग ब्लड के लिए और यंग लेग्स के लिए, और जिनकी आई साइड क्विक होती है, जो यंग लड़के होते हैं। तो इन्होंने उन दोनों को रिटायरमेंट वापस ली, उनसे दिलवाई गई और फिर उनको पाकिस्तान टीम में वापस लाया गया।
और उसके बाद फिर आपको जब पता है कि एक एजड प्लेयर है और वो उसने पूरा 20 जो ओवर्स का मैच पूरा खेला, उसने 4 ओवर्स का स्पेल करवाया हुआ है, तो आपने दोबारा उसकी फिटनेस का लेवल भी वो नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में वो स्ट्रगल करता रहा, तो आपने फिर उसको एक एक्स्ट्रा ओवर करवा दिया जिसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। ना वो प्रिपेयर था ओवर करने के लिए, ना उसकी फिटनेस इस काबिल थी कि वो ओवर करता। और उसका रिजल्ट क्या निकला? एक गलत प्लानिंग की वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने ड्रेसिंग रूम में बैठ के की है, जिसके मेरा ख्याल है कि जो कल्प्रेट्स हैं वज़र महमूद है, गैरी क्रिस्टन है, मोहम्मद यूसुफ है और वाब रियाज हैं। इन्होंने प्लानिंग करके मोहम्मद आमिर को ओवर करवाया और उसको पूरी पाकिस्तानी कौम को कास्ट करना पड़ा। आप समझते क्या है कि 7 रन्स बग़ैर बल्ले को गेंद टच हुए बन जाएं, यानी हमने अगर उनकी पूरी टीम की कारकर्दगी देखें तो वो 8 रन्स एक्स्ट्रा देते हैं, हम एक ओवर में 7 रन्स एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो अगर आपको वो देखें कि जब वो कैच का मौका आया, रिजवान से वो कैच भी ड्रॉप हुआ जिस पे मोहम्मद आमिर ने गुस्सा भी किया, तो मोहम्मद रिजवान की उस कैच ड्रॉपिंग के ऊपर क्या राय रखें? देखिए, फिटनेस इशू है कि आप 20 ओवर का मैच खेल रहे हैं, उससे ज़्यादा आपका स्टैमिना नहीं है। ये हम काफ़ी अर्से से बात कर रहे थे कि जो लॉन्ग फार्मेट है उसमें पाकिस्तान टीम की बिल्कुल फिटनेस नहीं है। आप टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया आपको शिकस्त दे के चली गई, होम सीरीज़ में इंग्लैंड ने शिकस्त दी, न्यूजीलैंड में शिकस्त दी, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में आप आ रहे हैं, आप जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसमें आपने बुरी तरीके से आप पहले राउंड से बाहर हो गए। और अब ये जो शॉर्ट फार्मेट था उस लेवल की भी आपकी फिटनेस नहीं है कि आपसे अगर 20 ओवर का एक मैच ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर दोबारा अगर आपको वापस आना पड़ता है ग्राउंड में, तो आप इसके लिए भी तैयार नहीं है। ना मोहम्मद आमिर तैयार था, ना पाकिस्तान की फील्डिंग तैयार थी, ना विकेट कीपर तैयार थे और ना ही कुछ और। इसी वजह से सिर्फ एक बाउंड्री लगी और उन्होंने 19 रन्स कर दिए। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में शायद इससे बड़ा ब्लंडर आज तक नहीं हुआ है। आप क्या समझते हैं कि हम अक्सर औकात बात करते थे कि पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्टैंड है वो मजबूत है लेकिन मिडल ऑर्डर कमज़ोर है। कल जिस तरीके से बर्क रफ्तारी के साथ 3 विकेट्स हमारी गिरी हैं, हम तो हैरत ज़दा थे कि अगर ये यूएसए के माबैन 3 विकेट्स गिर सकती हैं तो अगला मैच तो हमारा इंडिया के साथ है, तो फिर उसका तो अल्लाह ही हाफिज़। देखिए, आपकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। आपने देखिए 5 ओपनर सेलेक्ट किए हुए हैं, तो मिडल ऑर्डर किधर से आएगा? आपके पास फ़खर जमान ओपनर है, आपका रिजवान ओपनर है, आपका बाबर आजम ओपनर है, आपका उस्मान खान ओपनर है, आपका साइम अयूब ओपनर है। 5 आपने ओपनर सेलेक्ट करके गए हुए हैं, तो मिडिल ऑर्डर किधर खेलेगा? मिडिल ऑर्डर में सिर्फ आपने एक इफ्तिखार सेलेक्ट किया और इफ्तिखार की एज के पे भी क्वेश्चन मार्क आता है कि 35 अबव है वो, और वो T20 फॉर्मेट अभी तक खेल रहा है और पिछले 15 साल से पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर में है। 2005 या 6 में इमाद वसीम मैं इस्लामाबाद में फ़र्स्ट क्लास मैच खेल रहा था और ये भी फ़र्स्ट क्लास मैच इस्लामाबाद से खेल रहा था। तो आज 18 साल के बाद दोबारा मैं उसको T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हुए देख रहा हूँ और पाकिस्तान के कैंप में देख रहा हूँ। जब आप इतनी बोगस सिलेक्शन करेंगे जिसका ना कोई सर होगा ना पाँव होगा, 3-3 विकेट कीपर आप खड़े लाएंगे टीम के अंदर, 5-5 आप ओपनर उसमें सेलेक्ट करेंगे, स्पिनर आपके पास एक भी नहीं होगा, तो फिर उसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा। उसका एंड रिजल्ट तो यही निकलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सरफराज नवाज साहब की इसके ऊपर राय जानेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कल के मैच के हवाले से ही डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगले मैच की तैयारी जो है वो कल के मैच के ऊपर ही मुनहसर थी और कल के मैच का रिज़ल्ट जो है वो परेशान किया हुआ है। सरफराज नवाज साहब, हमने जब कल बात की मैच के हवाले से तो हम परेशान नहीं थे कि पाकिस्तान ये मैच तो जीत जाएगा लेकिन अगले मैच में परेशानी हो सकती है। अब कल के मैच की हार के ऊपर कथारसिस जो है वो किन अल्फाज में करेंगे? अब आप देखें कि एक तो सिलेक्शन ऑफ द टीम, मैं कहूँगा कि ये यूएसए की टीम को देख लें कि नॉन टेक्निकल और उसके बाद ये नॉन प्रोफेशनल है। हमारी टीम प्रोफेशनल टीम है, 60 लाख के जिनकी 1 करोड़ रुपया मंथली इनको इनकम होती है। जहाँ यूएसए के आप देख लें वो काम कर रहे हैं, कहीं उनको बुला के मैच खिला रहे हैं। तो एक तो ये इतना फर्क है कि प्रोफेशनल वर्सेस नॉन प्रोफेशनल। उसके बाद आप देखें कि वो 3 स्पिनर खिला रहे हैं और हम 3 फास्ट बॉलर। हमारे पास 4 फास्ट बॉलर बेस्ट इन द वर्ल्ड, यही बातें होती हैं। उसके बाद एक शिताब को खिलाया, दूसरा माद हुआ है
उसकी जगह आपने कोई कंसंट्रेट नहीं किया कि ये हम ये इफ्तार से बॉलिंग करा लेंगे, हम फलाने से करा लो कहीं, और रेगुलर बॉलर को पहले कराओ। स्पिनर अबरार को आप लेके गए हुए हैं, उसको डाल लें अगर माद अनफिट हुआ है। तो ये सारी चीजें मैं कहूँगा कि क्यों ऐसे होती हैं। उसके बाद ये 4 का जो टोला है, अब पर्सन को आखिरी नमाज में बुला लिया है, वो अब क्या टीम में सिलेक्शन करेगा, जिसको पता ही नहीं है कि टीम में कौन किस फैसिलिटी में है, नया गेम कौन कराएगा, उसके बाद जमीन पे कौन आएगा, आखिरी ओवरों में कौन आएगा, स्पिनर ने क्या करना है, उसके आउट ऑफ फॉर्म है उसको कैसे फॉर्म में लाना है या उसकी जगह रिप्लेस करना है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर वहाँ जो जूनियर मोस्ट अपना प्लेयर है उसको आपने सीनियर बना दिया है, किस सूरत में बना दिया है। और उसके बाद बाबर आजम है, फिर उसके साथ अजहर महमूद भी है आपका। तो ये एक इस तरह का टोला जो बन चुका है। उसके बाद फिर आपके पास रजाक है, यूसुफ है। ये मेरा मतलब है कि क्या होता है, तो आप ओवर के ऊपर एक टीम सिलेक्ट हो गई है, तो सिलेक्टरों का क्या काम है वहां से जाने का, सबका जो 6 साल गए हुए हैं। क्वेश्चन था बाबर है, पर ठीक है, महमूद है, इतना काफी था। बाकी कप्तान जी कारकर्दगी उन सबके जाने से खराब हुई। बिल्कुल मैं कहूँगा जी, वो देखे पूरा मुहावरा है, टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। ये खिचड़ी जो पकी हुई है ना, खिचड़ी फिर चावल नहीं रहते, ये लेसदार खिड़की बन गई है। तो इससे आप देख लें कि क्या क्या हुआ, क्योंकि वहां पर नई रागी होंगी, कोई कुछ कहता होगा, कोई कुछ कहता होगा। और उसके बाद आप देख लें, शर्मनाक बात मैं कहता हूँ, पहले शर्मनाक ये है कि 159 फॉर 7 पाकिस्तान, उनके 159 फॉर 3। यही देख लें, यही पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए थी। उनको कहते हैं जी कि 1 ओवर हम नहीं खेलते, हम तो जलील हो चुके हैं। तो उसके साथ फिर आपने एक ओवर का मैच बाद में हुआ है, उसमें आप देख लें, पता ही नहीं चल रहा था कि किसको भेजना है आपका। वो देखें अंपायर 5 मिनट इंतजार करते रहे, प्लेयर फील्ड में खड़े रहे, इनको पता ही नहीं था किसको अंदर भेजना है। फिर आखिर में वो भेजा अपना फखर और इफ्तिहार को। वहां पे मेरा ख्याल है इनको रिजवान को भेजना चाहिए था, जो स्वीपिंग भी करता है और राउंड खेलता है। अब इफ्तिहार का तो है, ये सीधी ऊंची मारेगा, इसके अलावा उसके पास कोई शॉट ही नहीं है। तो ये चीजें भी देखने वाली हैं। उसके बाद अब जो आपका फखर है, वो बगैर गेंद खेले वापस आ गया। तो ये इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, मैं हैरान हूँ कि ये हो क्या रहा है। कि उसके बाद जो आपने बॉलर लगाया है, और भाई शायद अफरीदी आपका फास्ट बॉलर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, उसको आपने क्यों इग्नोर कर दिया। और एक नए जो प्लेयर इंडक्ट किया है 4 साल के बाद, उसको आपने बॉल दे दिया। तो उसमें आप खुद मुकाबला देख लें, शाहीन अफरीदी और ये जो आपका दूसरा बॉलर था आमिर, उसमें आप देख लें कि जी आमिर, मोहम्मद आमिर, आमिर की बात कर रहा हूँ। जी जी, जी। उसमें आप देख लें क्या है। उसके बाद फिर विकेट कीपर का आप देख लें कि वो 2 रन ऐसे बाई के दे रहे हैं, एक वाइड हो जाता है और एक दूसरा वो रन बाके करते हैं। और उसके बाद आमिर को चाहिए था कि वहां खड़े होकर बॉल न करा था, और उसके बाद अंपायर को दिखाता कि मैं गेंद भी नहीं कराया, और नॉन स्ट्राइकर एंड से आदमी 4-5 गज आगे जा चुका है। ये चीजें भी तो दिखाने वाली है ना। तो एकदम वो वहां पहुंच जाता रहा है। तो ये सारी चीजें मैं कहूँगा कि अफसोसनाक बात है। और सबसे पहले तो सिलेक्शन है, मैं बार बार कह रहा था कि आपको आगा सलमान को लेके जाएं। आपने भी सिलेक्शन की बात की, अब्दुल रऊफ साहब भी सिलेक्शन के ऊपर ही बात कर रहे थे। अब्दुल रऊफ साहब, अगर देखा जाए तो अंपायरिंग के ऊपर भी सवाल हुए। हाँ, जब हम हारते हैं तो फिर जाहिर बात है कि जो शायकीन है उनका जोश और गुस्सा भी बढ़ जाता है। तो उन्होंने पहली बॉल जो करवाई गई तो कहा गया कि अंपायरिंग फेवर में थी यूएसए के, वो वाइड बॉल थी, अंपायर की तरफ से वाइड नहीं दिया गया। फिर वो जो कैच था इफ्तिखार का, तो कहा गया कि वो ग्रास के साथ टच हुई थी बॉल, लेकिन उनकी तरफ से आउट दे दिया गया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अंपायरिंग, क्योंकि जब आप हार जाते हैं तो फिर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अंपायर ने डेफिनेट फेवर किया, जिस तरह स्किपर ने अभी मेंशन किया सरफराज नवाज साहब ने, कि
पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जब सुपर ओवर शुरू हुआ है तो स्ट्राइक लेने में 5 मिनट लेट किए हैं। अब जो आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन ये कहते हैं कि अगर आपने स्ट्राइक गिवन टाइम में नहीं लिया तो अगर जो फील्डिंग टीम है आपके खिलाफ अपील करेगी तो वो आपको आउट भी दे सकता है। तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए यूएसए का कि उन्होंने अपील नहीं किया आपके खिलाफ, अदरवाइज़ तो आपको एक नया तमाशा लग जाता पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो इनको मेरा ख्याल है कि जिस सरफराज नवाज साहब ने बिल्कुल दुरुस्त मेंशन किया कि ये 15-16 लोग ये मैनेजमेंट के बिठाए हुए हैं ड्रेसिंग रूम में, ये बजाय कि इनसे कोई एक चीज़ भी सही तरीके से प्लान नहीं हो सकी है। ना इनसे ये प्लान हो सका किस बॉलर से कौन सा ओवर करवाना है, ना इनसे फील्डिंग प्लान हो सकी है, ना इनसे बैटिंग आर्डर प्लान हो सका, ना इनसे अभी तक ये प्लान हो सका कि हमारा विकेट कीपर कौन होगा, हमारा स्पिन बॉलर अगर कोई अनफिट होता तो उसकी रिप्लेसमेंट पे कौन जाएगा, और ना ही ये आगे इनका कैप्टन का ये लेवल है कि वो आगे किसी प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। तो ये फिर इन 16 बंदों को ले जाने का क्या मकसद है, वो तो उल्टा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। फिर दूसरी जो सरफराज नवाज साहब ने बात की है सिलेक्शन की, वो बिल्कुल ठीक है। आप 5 ओपनर्स लेकर गए हुए हैं, एक T20 टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे हैं, आपके पास मिडल आर्डर नहीं है। आप 3 लेकर गए हुए हैं, विकेट कीपर लेकर गए हैं, आपके पास स्पेशलिस्ट विकेट कीपर की कमी है। फिर आपके पास जो स्पिनर्स हैं, देखिए उसामा मीर हाईएस्ट विकेट टेकर है आपका जो PSL है, मगर आप लेकर किसको चले गए हैं, शादाब खान को, जो पिछले 6 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ उस पर बिल्कुल डिक्लाइन पे थी। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी रऊफ साहब, बहुत सारे लोग ये भी तो राय रखते हैं कि 159 होने में भी वो शादाब का थोड़ा सा किरदार है, शादाब ना होते तो हो सकता है कि हम 100 के ऊपर ही पूरी टीम बैठी होती पवेलियन में। देखिए इस तरह आप जब आप 50-50 मैचेस खिलाएंगे तो एक आध में तो तुक्का आपका लग ही जाता है ना। देखिए मैं आपको इनकी एवरेज बताता हूँ। आपका साइम अयूब है, उसके पाकिस्तान ने 21 मैच खिला दिए हैं, उसकी एवरेज है 15 रन की। आपकी आज़म खान का 11 मैच उसको खिला दिए हैं, उसका 88 रन है, 8 रन की उसकी एवरेज है। आपका जो तीसरा शादाब खान को पाकिस्तान ने 100 मैचेस खिलाए हैं, 100 मैचेस में उसकी एवरेज है 15 रन की। उसके बाद जो अमाद वसीम है 70 मैच उसकी हैं, उसकी एवरेज है आपकी 17 रन की। फिर जो आपका क्या उसका नाम है दूसरे इफ्तिखार अहमद, पिछले 8 साल से आपका पार्ट एंड पार्सल आप कहते हैं हमारा मिडल आर्डर उस पर डिपेंड करता है। 70 से ज़्यादा वो मैच खेला हुआ है तो उसकी एवरेज आपकी 22 रन की उसकी एवरेज है। इस एवरेज पे आप पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान में खिला रहे हैं। जो अच्छे प्लेयर हैं जिनको आपने ग्रूम करना था उसमें उनको आपने PSL उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। इस पर मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन। इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू आएगी और सरफराज साहब की इसके ऊपर राय ली जाती है। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कल के मैच में जो तकनीकी एतबार से पाकिस्तानी टीम से गलतियां हुई हैं, उन गलतियों पे क्या पर्दा डालना होगा या उन गलतियों को ओवरकम करके अपनी जो निखार है उसको लाना होगा। लेकिन निखार तभी आएगा जब आपके अंदर कोई तकनीकी एतबार से कोई बेहतरी के गुण भी मौजूद होंगे। तो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, यानी बहुत सारे लोगों के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। फील्डिंग जो है वो बॉलिंग के हिसाब से क्या उसी जगह पे थी या उसमें कुछ खामियां थी और उसमें लूप होल्स थे, और अगर बैटिंग की गई है तो बैटिंग में तकनीकी एतबार से क्या हम मजबूत टीम थे और हमने उस तरीके से बैटिंग की, या बॉलिंग वो बहुत अच्छी कर गए, और अगर वो अच्छी कर गए तो इसका मतलब कि वो हमें बहुत अच्छे तरीके से रीड करके आए हुए थे। सरफराज साहब, फर्ज कर लें कि यही टीम है, इसी टीम कॉम्बिनेशन में अगर खेलना पड़ जाए तो आप क्या समझते हैं कि किसी ऑर्डर में तब्दीली करने के बाद नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे, या फिर आप ये समझते हैं कि इसके ऑर्डर जितने मर्जी तब्दील कर लें नताइज यही रहने थे? नहीं देखें यासर, आपसे मेरी ये कई दफ़ा बात हुई है ये टूर्नामेंट के शुरू होते भी कि आप लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बनाते ओपनर का। और मैंने ये भी वाज़ह किया था कि फास्ट बॉलर या जो भी बॉलर आता है उसको लेफ्ट एंड राइट का जो कॉम्बिनेशन हो मुश्किल पड़ती है कि अगर सिंगल हो जाए या दूसरा बैट्समैन आ जाए लेफ्ट और राइट, और उसके बाद फिर दोबारा लाइन और लेंथ आपको बनानी पड़ती है। एक तो ये चीज़ है कि मैं बार बार कहता था कि फखर नीचे फंसता है, इसको ओपन कराएं, इसने ओपन जाके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन किए हुए हैं।
और उसके साथ आपके पास जो दूसरे हैं ये आपका उस्मान ये ओपन करता है, या रिजवान इसको ओपन भेजें। उसके बाद नंबर 3 बाबर का था, नंबर 4 जो उस्मान या रिजवान ये आने चाहिए थे। उसके बाद फिर सबसे बड़ी गलती कि मिडिल ऑर्डर में आपका नंबर 5 पे एक सॉलिड बैट्समैन होना चाहिए, जो आप उसकी लेके आए हैं विकेट कीपर बैट्समैन आजम को। वो तो नंबर 5 पे किसी सूरत नहीं है। वो तो अगर हार्ड हिटर है तो 7-8 पे उसको आप ले आए, और विकेट कीपरी अगर करानी है सिफारिश लगवा के, तो ये चीजें हैं। उसके बाद फिर आपके पास ये आप कहते हैं कि जो इफ्तिहार है ये हमारा 3 या 4 ओवर का बैट्समैन है, इसको बिल्कुल ही नीचे काटो। और शादाब को आपने वही एक पार्टनरशिप चली है 72 रन की 47 गेंदों पे, इसने कुछ पाकिस्तान को बचाया है। उसके अलावा आप देखें पहले जो बाबर आजम और 3 प्लेयर खेल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि ये मैच खेलने आए हैं, ये हारने आए हैं। शुरू में तो मैं हैरान हो गया कि जिस तरह ये बैटिंग देख रहा था कि समझ ही नहीं आ रही थी उनको करना क्या। बाबर आप देखें इतना वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, किस तरह गेंद बीट होने हैं, वो निकल के मार रहा है, इन साइड से गेंद कभी बीट हुआ है कभी ऑफ स्टंप से। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं कहूँगा कि उसके बाद फिर आप देखें बॉलिंग की आप बात कर लें, आखिर में देखें शाहीन अफरीदी ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की है, और गेंद रिवर्स स्विंग हो रहा था। अब रिवर्स स्विंग इतना हो रहा था। उसके बाद आप देख लें जो दूसरा फास्ट बॉलर है ये आपका हारिस राउफ, उसका गेंद इन स्विंग हो रहा था, रिवर्स स्विंग। तो मैं उस वक्त कंफर्म था, बड़ा मुतमिन था कि अब पाकिस्तान किसी सूरत मैच नहीं हारेगा, और एवरेज बढ़ती जा रही है। आखिर में 2 ओवरों में तो एवरेज मेरा ख्याल है 12-13 की आ गई थी। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे ये समझ नहीं आई कि लेकिन उस जगह पे भी पहुंच के हम नदामत का शिकार थे कप्तान जी कि अगर इस तरह से मैच जीतेंगे तो क्या जवाब देंगे। हमें क्या मालूम था कि बात सुपर ओवर तक चली जाएगी और फिर बहुत दूर तक निकल जाएगी। और बात करने दे। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि ये हारिस रऊफ ये शुरू में स्लो बॉलिंग क्यों करता है, और उसके बाद नसीम शाह का आप देख लें, उसकी वो रन अप और उसका फॉलो थ्रू वो है ही नहीं जो पहले होता था। और उसकी 134-40 से कम उसकी वो एवरेज निकली है फास्ट बॉलिंग की। पहले तो उसकी 145 से ज्यादा हर गेंद इतनी स्पीड से जाता था। कप्तान जी इस पे मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू होगी, कहीं नहीं जाएगा स्टे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमने किसी के तज़किरे क्या करने हैं, हमारा अपना गम नहीं अभी तक जा रहा, तो उस गम को गलत करते हुए मज़ीद बात करते हैं। अब्दुल साहब, अगर देखा जाए अगला मैच जो हमारा इंडिया के साथ है, अब इंडिया की टीम को देखें तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या तज्ज़ियाकार हैं या क्रिकेट के पंडित हैं, वो तो टॉप 4 टीम्स में भी टॉप कैटेगरी में इंडिया को रख रहे हैं। तो क्या हम उनके साथ मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, या हमें अपने गेम प्लान में कुछ तब्दीली अगर कर लें, क्योंकि स्क्वाड तो अब जो लेके गए हैं वही है, उसमें से क्या तब्दीली हो सकती है कि जंग हो सके? देखिए, इसमें एक पंजाबी की मिसाल मैं देना नहीं चाह रहा यहाँ पे, क्योंकि इसमें वो आप किसी को किसी के साथ चेंज कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इनकी एवरेज देखें, किसी की 15 की एवरेज है उसको 14 की एवरेज वाले से चेंज करेंगे, जिसकी 14 की एवरेज है उसको 8 की एवरेज से चेंज करेंगे, तो क्या रिजल्ट मिलेगा। इंडिया को क्यों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बेहतर टीम है, वो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा उसके एग्जांपल दिखाता हूँ कि उन्होंने जायसवाल को टीम में डाला है। जायसवाल की जो टेस्ट क्रिकेट है उसकी एवरेज है 64 की, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसकी एवरेज है 75 की, उसकी जो T20 फार्मेट है उसमें उसकी 34 की एवरेज है। हमने साइम अयूब को डाला, वो एक फार्मेट खेलता है, उसमें उसकी एवरेज है 15 रन की। उन्होंने पेंट को डाला जिसकी फर्स्ट क्लास में एवरेज 50 रन की है, जिसकी T20 में 34 रन की एवरेज है, और इसी तरह 40 में उसकी वनडे में एवरेज है।
हमारा जो आज़म खान है वो फर्स्ट क्लास खेलता ही नहीं है, और उसकी जो इंटरनेशनल जिसको 10 मैच खिलाए हैं उसमें एवरेज 7 रन की है उसकी। उसके बाद उस्मान खान, उसको आप कंपेयर कर लें जो सूर्या कुमार यादव के साथ, जिसकी 50 की फर्स्ट क्लास में एवरेज है और उसने 60 मैचेस फर्स्ट क्लास के खेले में। उस्मान खान ने 2 ग्रेड 2 के मैचेस खेले हैं और इंटरनेशनल में उसकी एवरेज है 9 रन की। तो इस वजह से उनको लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बेहतर टीम है। इस वजह से नहीं कि आप देखें कि आप स्क्वाड लेकर गए हुए हैं उसमें आप किसके साथ क्या चेंज, एक अगर 15 रन की एवरेज को 16 से चेंज करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा। इसी तरह स्पिन बॉलर्स का है आपकी एशिया कप में परफॉर्मेंस शादाब की है, बाकी स्पिनर्स की आपके सामने है। वर्ल्ड कप जो मेरा ख्याल है कि जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ वो एक पैराडाइज स्पिन बॉलर्स के लिए पिच है, मगर वहाँ पर ये अपना कोटा मुकम्मल नहीं कर सके और हम इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आगे हमें मैच जितवाएं। वो स्पिनर था आपके पास उसामा मीर जिसने PSL में टॉप किया था, उसको आपने वन मैन शो क्रिकेट बोर्ड बनाया हुआ, वहाब रियाज के हवाले किया हुआ, उसके साथ उसका कुछ हुआ प्रॉब्लम हुआ, उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। जब आप क्रिकेट इस तरीके से चलाएंगे तो फिर आपको रिजल्ट भी यही मिलेगा। रिजल्ट भी यही मिलेगा। सरफराज साहब, आप अग्री करते हैं इस बात पे कि हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम भारत के साथ मुकाबला कर सकें? देखें जी, राउत साहब ने जो एवरेजेस आपको बताई हैं, इससे अच्छी बात क्या है वो हमको पता लगेगी कि पाकिस्तान की एवरेज देख लें और इंडिया की, और उसके बाद आपको ये देखना होगा कि हमारे पास ऑलराउंडर ही कोई नहीं है। मैं कई देर से ये कह रहा हूँ कि ऑलराउंडर पैदा करें, ये जो ऑलराउंडर, और उसके बाद 4 फास्ट बॉलर जो 5 आप लेके गए हैं, इनमें भी किसी में बैटिंग कैपेसिटी है ही नहीं। आपके पास ये था अपना जमाल, उसको आपने डेवलप ही नहीं किया। उसको डेवलप करना चाहिए था, अच्छा ऑलराउंडर बन सकता था, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है जैसे रऊफ ने बात की है, उसामा मीर ने कोई बात किया, वो भी शायद जवाब देता होगा, तो उसको फारिग कर दिया। तो उसके बाद आप ऑलराउंडर की बात इंडिया की देख लें। इंडिया के पास 4-5 ऑलराउंडर ऐसे हैं, अगर ऊपर से लाइन भी लग जाए, 3-4 आउट हो जाए तो नीचे वो आकर संभाल लेते हैं। तो उसके बाद फिर उनकी फास्ट बॉलिंग, डिसिप्लिन फास्ट बॉलिंग है। उन्होंने 4 फास्ट बॉलर लेके गए हैं, एक उनमें ऑलराउंडर है, तो उसके बाद 4 स्पिनर लेके गए हैं। हमारा स्पिनर ये एक अब रह गया, एक तो अनफिट हो गया और उसके बाद लेके हम 2 गए हैं। तो वो दूसरा भी जो शादाब खान की शक्ल में रेगुलर स्पिनर, आप नहीं कह सकते कि ना उसका गेम टर्न होता है, और इस तरह की जो चीज़ें हमने देखने में आई हैं। और उसके बाद ये मुझे समझ नहीं आई कि एकदम उसको कोई ग्राउंड की इंजरी हुई है, क्या हुआ जो ग्राउंड के अंदर फिजियो चला गया था, और कोई इस तरह की चीज़ें देखने में आई हैं। लेकिन ये जो हमारे प्लेयर हैं ये छुपाते भी हैं इंजरीज, इनका ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने अभी पहले बात की है कि आपके पास ये जो आपका है नसीम शाह, इसकी आप रन अप देखें और पुरानी फिल्में निकाल के देखें 6 माह पहले, साल पहले, इंजरी से पहले, और ये आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि किस तरह इसका तेज फिनिश है, तेज रन अप है और लॉन्गर रन अप है। और आज के और इसके पहले मैचेस में देख लें, ओवल के ऊपर इसका रन अप और फिनिश, मैं तो 1 मिनट में, वो कहते हैं ना, वो चिड़िया उड़ती हो तो मुझे पता कहाँ गिरेगी इन क्रिकेट सेंस में। तो ये सारी चीज़ें मैं नोट करता हूँ, और मैं चेयरमैन साहब को लिख के भी भेजा है कि 7 के बॉलर का जो ठीक है, आपने इनके जुम्मे किया, सारा कुछ ये अच्छी बात है, लेकिन अपने 2 एडवाइज़र, एक अकरम जो जुल्मी का कोच है उसको आप रखें, और उसके बाद आमिर सुहेल को अपना ज़ाती अपना एडवाइज़र रखें, ताकि वो आपको हकीकत बताए कि ये कर क्या रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी थी। यानी कुछ तब्दीलियां आप चाह रहे हैं कि ये अगर टीम में हो तो कुछ बेहतर हो सकता है। लास्ट 30 सेकंड है, अब रऊफ साहब क्या समझते हैं कि डैलस की पिच और न्यूयॉर्क की पिच कितना फ़र्क होगा, और अगर पाकिस्तान की पहली बैटिंग हो तो स्कोर कितना देखते हैं? देखिए काफ़ी डिफरेंस होगा, क्योंकि जो न्यूयॉर्क में आपको ड्रॉप एंड पिच पे खेलना पड़ेगा और थोड़ी सी वो फ्लैट होती है, उसमें थोड़ा सा बाउंस भी है, और जो सीम बॉलर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी स्पोर्ट भी उसमें होगी। तो मेरा ख्याल है कि इस पिच की निस्बत, डलास की निस्बत जो आपकी न्यूयॉर्क की पिच है वो बैटिंग के लिए काफ़ी बेहतर होगी। वो बैटिंग के लिए काफ़ी बेहतर होगी। उम्मीद करते हैं कि बेहतरी का उनसर नुमायाँ हो सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ साहब इस हवाले से हमें ज्वाइन करने के लिए। सरफराज नवाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।